तो चलो देखो, इसमें थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो कि नहीं? हैं? पढ़े हो कि नहीं पढ़े? पढ़े हो, हाँ। तो देखो, जब पढ़े रहोगे तब ये बढ़िया तरीके से कुछ समझ में आएगा। तो ये हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो थ्योरी अच्छे से हम लोग पढ़े, और नहीं पढ़े हो तो हम पीछे इस पे 5 वीडियो डाल चुके हैं। पीछे इसमें 5 वीडियो डला है, बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन समझने के लिए इसमें बताया गया कि RST, इसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा नंबर्स के टर्म्स पहले समझ लेंगे, तब ये बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो इसमें क्या बताया, जैसे बोला कि RST आर पॉजिटिव नंबर्स। R और S और T ये लोग कोई पॉजिटिव नंबर हैं। अब नंबर्स कौन से हमें नहीं पता, उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी, लेकिन अभी नहीं पता क्या होगा। आगे बताया P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर, और P और Q जो है ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं। सच दैट एलसीएम ऑफ P एंड Q, अब बढ़िया चीज़ बताया है कि P और Q का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा R² T की पावर 4 S²। अब तुम कहोगे कि इस तरह का एलसीएम किस तरह होने लगा, तो ये नंबर नहीं दिया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। जैसे इसको पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के टर्म्स में समझें। जैसे P और Q का एलसीएम दिया होता 60। मान लो एक एग्जांपल बता रहे हैं भाई, P और Q का एलसीएम कुछ ना कुछ तो देगा ना। मान लो कि 60 दिया है, तो अगर हम 60 को फैक्टराइज करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 60 को क्या लिखा जा सकता है? फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 2 बनाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर 4 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर इंटू में 5 60 आ जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इंटू 3 का पावर 1 और इंटू 5 का पावर 1। अब बताओ P और Q का एलसीएम कोई नंबर है, उसको फैक्टर बनाने के बाद इस तरह दिख रहा है कि नहीं? तो उसी तरह ये लिख कर दिया हुआ है। ठीक है कि नहीं? अब समझ में आया भाई? कोई 2 नंबर का एलसीएम लोगे तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा, फिर उसका जब फैक्टर बना के बनाओगे तो इस तरह बनेगा। तो ये पहले से बनाकर बता रहा है कि इस तरीके से इसका एलसीएम है। जैसे R की जगह यहाँ पर 2 रख दें, T की जगह 3 रख दें और S की जगह 5 रख दें, तो बन जाएगा ना उसी तरह। तो बस इसके लिए कह रहा है। तो अब इतना बता दिया है कि RST ये जो नीचे नंबर लिखे हैं ये भी कोई पॉजिटिव हैं, P और Q जो है ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है, लेकिन जब इनका एलसीएम लेते हैं तो इस तरीके से आता है। तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स PQ इज। तो P और Q के कितने इस तरीके के नंबर बनाए जा सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर पूछा है ना। देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स PQ, मतलब इस तरह के कितने PQ के मतलब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कि उनका एलसीएम इस तरीके से आएगा। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं? तो उसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला तुम लोग को याद रखना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर एलसीएम में नंबर भी दिया रहेगा तब भी हो जाएगा, और ऐसा दिया रहेगा तब। लेकिन जब नंबर दिया रहेगा तो फैक्टर बना लेना और तुरंत फार्मूले पर रख दोगे तो वो तुरंत नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करेगा। फार्मूला है ये, इसमें लिखोगे 2 × A + 1, फिर -1, फिर 2 × B + 1 -1, फिर 2 × C + 1 -1 एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा जितने भी टर्म्स हों, और लास्ट में -1। ये हमने 3 इसमें दिए हैं ना, 1 2 3, तो हमने 3 टर्म तक लिख दिया है। अच्छा, अब ये फार्मूला तो समझ में आ गया कि इसके जब ऑर्डर्ड पेयर निकालो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि उनका एलसीएम इस तरह से आएगा। तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, ABC है क्या, ये जो पावर्स लगेंगी यही पावर्स को क्या कहते हैं? ABC, और आगे रहेगा तो D E F G H चलता जाएगा, और टर्म इसमें बढ़ाते चले जाना, लेकिन लास्ट में -1 लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर ABC कौन है? 2 1 1 है ना। अगर हमको नंबर दिया होता तो हम फैक्टर बना के यहाँ पावर निकाल लेते, तो ABC हमारे ये हो जाते, इसी में रख देंगे, कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये बना बनाया दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। तो
तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट करो और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ए की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 2, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, तो 2 इंटू 3 6, 6 में से 1 जाएगा 5। उसके बाद बी की जगह क्या लिखोगे 4, 4 और प्लस 1 5, 5 2 जा 10, 10 में से 1 गया 9, और सी की जगह क्या लिखोगे 3, तो 3 और 1 मिलाकर 4 2 जा 8 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, नहीं यहाँ पर 2 है ना, तो 2 1 3, 3 2 जा 6 में से 1 जाएगा 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 45 इंटू 5, तो 2 2 5 माइनस 1, तो 2 2 4, मतलब डी वाला इसका ऑप्शन होगा। डी वाले में 2 2 4 लिखा है ना, तो सही है। तो इसको नंबर्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर नंबर दिया रहेगा तो क्या करोगे, फैक्टर बना के इस तरह पावर निकाल लेना, यही पावर ए बी सी है, इस पे रख दोगे आंसर आ जाएगा। ये तो बना बनाया दिया ही हुआ था, तो हमने सीधा उसमें रख दिया, आ गया तुरंत आंसर। समझ गए? तो असली मसाला इसमें का ये है, ये फॉर्मूला याद रखो, अब बस काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, हाँ कर लोगे ना, बस फॉर्मूला इसमें का ये वाला नोट कर लो बढ़िया से, और इस पर काम हो जाएगा। ठीक, चलो देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन फिर। इसको रखते जाओ नीचे। देखो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन 2 में क्या बताया कि एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, कहाँ तक दिया है, पूरा 12 तक, मतलब 1 से लेकर 12 तक के नंबर इसमें लिखे हुए हैं। तो इसके अगर 1 से लेकर 12 तक के नंबर लिखे तो टोटल कितने एलिमेंट हुए, 12 एलिमेंट ना भाई। 1 से लेकर 12 तक कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट हैं। अब कह रहा है कि इज टू बी पार्टीशनड, पार्टीशनड का मतलब इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना है इनटू 3 सेट्स। क्या बोला है, 3 सेट्स, तो इसको 3 सेट में डिवाइड करना है भाई। 12 नंबर है हमारे पास, इसको 3 पार्ट में ब्रेक करोगे, एक सेट को ए लिखोगे, एक सेट को बी और एक सेट को सी लिखोगे। ठीक है, ये बताया गया है। अच्छा, कह रहा है ऑफ इक्वल साइज, इसका जब 3 पार्टीशन करोगे तो तीनों का साइज इक्वल होगा। अब इक्वल कितना कितना होगा, मतलब 4 एलिमेंट इसमें आएंगे, 4 एलिमेंट इसमें आएंगे और 4 एलिमेंट इसमें आएंगे। सही है भाई, यही तो बोल रहा है कि इसके पास 12 एलिमेंट हैं, इसके 3 पार्टीशन करो और तीनों इक्वल हो। तो अब कौन कौन सा किस में जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन जब बराबर 3 पार्ट करोगे तो 4 एलिमेंट इसको मिलेंगे, 4 इसको, 4 इसको, ये तो पता है ना हमें कि 4 एलिमेंट ये लोग पा जाएंगे, तो पक्का गारंटी है। अब आगे देखो। अच्छा, साथ में ये बताया कि जब तीनों का यूनियन लेंगे तो S के बराबर आएगा, तो बहुत बढ़िया भाई। इन तीनों का यूनियन लोगे तो S के बराबर तो आना ही चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि ए बी का इंटरसेक्शन बी सी का सी ए का फाई के बराबर है, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो बी सी में कुछ कॉमन है और ना तो सी ए में कुछ कॉमन है, क्योंकि ए बी का इंटरसेक्शन करो तब भी फाई, बी सी का इंटरसेक्शन तब भी पाई, सी ए का इंटरसेक्शन तब भी पाई, मतलब ये लोग आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब समझे कि ए बी में भी कुछ कॉमन ना हो। अगर 2 सेट में कुछ कॉमन नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो ए बी में भी कुछ कॉमन नहीं है, बी सी में नहीं है, ये तो डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है, हम लोग के लिए फायदेमंद बात है कि ऐसा पार्टीशन बना, इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। तो जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से 4 एलिमेंट अलग सेलेक्ट होंगे, इसके अलग, इसके अलग, तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें आएगा, चारों बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हैं। ये इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से क्लियर हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब आगे पूछ क्या रहा है, देन द नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन एस इज, तो कितने तरीके से पार्टीशन बनाए जा सकते हैं भाई। तो बहुत ढेर सारे पार्टीशन बनेंगे, जैसे कभी इसको 1 2 3 4 मिल गया
और इसको 5 6 7 8 मिल गया, इसको 9 10 11 12 मिल गया। तो ये तो एक तरीका हुआ। तो ऐसे ही करके बहुत सारे तरीके होंगे। कभी ये ले लेगा 4 5 6 7, अब बाकी जो 8 बचेंगे उनमें से ये लोग 4 4 बांटेंगे। तो ऐसे जब बांटने लगोगे 4 4 4 करके, तो ऐसे तो बहुत से तरीके बनेंगे। तो वही वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने तरीके हैं, कितने तरीके से इनको 4 4 एलिमेंट करके बांटा जा सकता है। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो। तो जब सिलेक्शन करना होता है, ग्रुप में टीम बनानी होती है, तो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, हमारे पास कितने हैं, अगर पहले एलिमेंट में पहले सेट में 4 एलिमेंट डालना है तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट हैं। तो 12 में से 4 एलिमेंट इसको इतने तरीके से दिए जा सकते हैं। 12 में से 4 लोगों की टीम बनानी हो या 4 लोगों को सिलेक्ट करना हो तो इतने तरीके हैं। तो 12 में से 4 हमने दे दिए ए को। अब कितने बचे हमारे पास, 12 में से 4 ए को, तो कितने बचे, 8 बचे। तो उन 8 में से अब 4 किसको दिया जाएगा, बी को। अब कितने बचे, 4 फिर बचे। तो उन 4 में से अब किसको दिया जाएगा, सी को दिया जाएगा। तो इतने ही मेथड तो पॉसिबल हैं, बस सिंपल है। इसको सिंपलीफाई कर दो, कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। क्या तरीका है, 12 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, और 12 माइनस 4 8 का फैक्टोरियल, यही है ना। उसके बाद 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करके वापस से लिख देंगे, और यहाँ 4 का फैक्टोरियल और नीचे 4 का फैक्टोरियल, और 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 का फैक्टोरियल। कौन कौन सेम, ये, अरे तो ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे। तो ये वाले से ये वाला कैंसिल हो गया है ना, और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर कितना बचा, 12 फैक्टोरियल, और नीचे 1 2 3 बार ना, तो 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब, यही तो बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला। तो मतलब ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो देखो बहुत परेशानी नहीं है, करना कितना है, केवल इतना ही तो करना है। ये सब तो हम समझाने के लिए कब से बड़बड़ा रहे हैं। करना तो केवल ये है, 1 2 3 लाइन में, तीसरी लाइन में आंसर आ गया, तीसरी लाइन में आंसर आ गया, सही है ना। अगर एक बार हमने समझ लिया तो तुरंत आंसर आएगा। तो असली मसाला इसका समझो, बस असली मसाला जानते हो ना, तो बस यही है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ऐसे ही समझो इसको, सब बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, घबराओ नहीं। चलो आप देखो क्या कह रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में। इसमें बोला है ए बी एंड सी आर द 3 सेट्स सच दैट, कह रहा है कि ए बी का इंटरसेक्शन निकालें, 3 सेट दिए हैं ना, और ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इक्वल आएगा। उसी तरह ए और बी का यूनियन लें, ए और सी का यूनियन लें तो इक्वल है। अगर ऐसा दिया रहे तो इसके लिए तो बढ़िया तरीका है। ये एक कैंसिलेशन लॉ लगाया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों जगह हो तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिए, ए और सी का इंटरसेक्शन लिए, तो ऐसे कैंसिलेशन लॉ नहीं लगा सकते अगर एक ही चीज़ दिया है तो। लेकिन अगर इंटरसेक्शन यूनियन दोनों चीज़ें दी है तब कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। अगर यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है तो सीधा यहाँ भी कैंसिल करे तो बी बराबर सी, और यहाँ से भी आया तो बी बराबर सी, तुम ऐसा कर सकते हो। ये एक रिजल्ट की तरह याद रखो। लेकिन अगर केवल एक ही चीज़ बताया होता इंटरसेक्शन वाली बात, तब हम कैंसिल ना करते, ठीक है। और अगर केवल यूनियन वाली बात बताया होता तब भी हम कैंसिल ना करते। लेकिन कभी भी ऐसा दिया हो कि ये इंटरसेक्शन भी दोनों का सेम हो और यूनियन लेने पर भी सेम हो और दोनों साइड एक एक सेट कॉमन हो, तो हम कैंसिल कर देंगे दोनों में, बी बराबर सी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया है, तो इसको एक रिजल्ट के तरीके से याद रखो, कभी भी यूज कर सकते हो। तो आंसर तो बहुत आसानी से आ गया।
ठीक है। एक और तरीका इसका, हम ये तो मान लो चलो मेथड 1 हो गया, एक रिजल्ट की तरह याद किए। एक इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी अगर कैलकुलेट करना चाहते ही हो तो दूसरे तरीके से कैलकुलेट भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम ये यूनियन वाला ले रहे हैं। ये हमने लिया, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर रहे हैं। उस टेक्निक से भी निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना, तो वही लगा दिए। और इधर भी वही करेंगे, एन ए प्लस एन सी ना माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, तो ये हमने यूज कर लिया। अच्छा, ये तो बचा है ना, अगर इसमें हम दोनों साइड नंबर अप्लाई करें, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने के लिए, तो ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब बताओ, दोनों तरफ अप्लाई करोगे तो ये बराबर हुए, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए इंटरसेक्शन सी ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो कैंसिल ना कर दें, कैंसिल कर दिए तो क्या बचा? एन बी इज इक्वल टू एन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं तो इस तरह बी इज इक्वल टू सी यहाँ से निकाल सकते हो। ऐसे भी किया जा सकता है ना। हालांकि वो तो एक छोटा सा रिजल्ट है, तो रिजल्ट देखकर तुरंत टिक लगा देंगे, तो बी इज इक्वल टू सी, सी वाला ऑप्शन होगा। बताओ ठीक है? आगे बढ़ा जाए, है ना। तो इसी तरीके से है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। देखो ये तो तुरंत आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन ये लिखे, 1 2, तीसरी लाइन में देखकर आंसर निकाल लोगे। हाँ, तीसरी लाइन में आंसर निकला, बस 3 ही लाइन करना है। चौथे में तो आंसर आ गया, तीसरे में ही आंसर आ गया, तो बस यही बात है। अब देखो आगे 4th वाला, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन। देखो सेट P दिया है, सेट P के अंदर लिखा है थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा इज सच दैट लिखा है इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। और Q में क्या दिया है? Q इज थीटा इज सच दैट साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये दिया है, कुछ नहीं बोला है, केवल बोला है P दे दिया, Q दे दिया, और बोल रहा है कि टू बी 2 सेट्स देन P एंड Q में रिलेशन पूछ रहा है कि P और Q में क्या रिलेशन होगा। तो भाई यहाँ पर क्या लिखा है? P के अंदर थीटा निकालने हैं ना, कि किस तरीके की थीटा की वैल्यूज आएंगे। इसमें वो थीटा रखे गए हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और इसके अंदर भी वो थीटा, मतलब वो एंगल्स रखे गए हैं जो इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हमें करना क्या है? हमें इस वाले से थीटा का वैल्यू निकालना है और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। फिर देखना है कि अब कौन किसका सबसेट है, पहला दूसरे का है कि दूसरा पहले का है कि इक्वल है कि क्या है, वो तो पता चलेगा बाद में। तो पहले हम जैसे P वाले को लें और सॉल्व करें। क्या लिखा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो देखो सोल्यूशन तो असली शुरू होगा यहाँ से, वो तो तुम्हें समझाने के लिए। अब देखो कितने लाइन में आंसर आएगा गिन लेना। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में हम डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, तो ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या बना? tan थीटा -1 इज इक्वल टू √2। सही है। तो अब ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा? +1। तो हमने tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया, ये पता चल गया कि चलो भाई tan थीटा बराबर इतना आया। या तो थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा? ये tan को हम tan इनवर्स लिख सकते हैं ऐसे। तो थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया, P से निकाल लिया कि नहीं? अब Q से निकालेंगे। किससे? Q से। अब इसी तरह इसको भी लिखो, यहां भी वही काम करेंगे। साइन थीटा से
डिवाइड कर देंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस से। तो यहाँ ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बना, tan, और यहाँ क्या बना +1, और यहाँ √2 साइन बाई कॉस क्या हुआ, tan हुआ ना। अब क्या बनेगा, √2, tan को उधर ले जाएंगे और कॉमन ले लेंगे tan थीटा, तो यहाँ से क्या बचेगा √2, और tan उधर जाएगा तो -tan, कॉमन ले लेंगे तो वहाँ 1 बचेगा। तो अब tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2 - 1, आया कि नहीं। तो अब इसकी थोड़ा सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, है ना, रसमलाइजेशन ना, रसमलाइजेशन की रसनलाइजेशन, रसमलाइजेशन, चलो रसमलाइजेशन कर दिया इसका हमने। अब देखो क्या होगा, a + b a - b, तो क्या होगा a² - b²। अब √2 का स्क्वायर तो 2 आएगा ना, और -1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो √2 + 1, तो tan थीटा √2 + 1, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स √2 + 1। अच्छा अब बताओ, दोनों जगह से थीटा का वैल्यू हमने निकाला, तो क्या सेम नहीं आ रहा है, सेम आया। इसका मतलब P और Q आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं भाई, दोनों जगह सेम वैल्यू है, तो मतलब P बराबर क्या आया, Q आया। तो P बराबर Q कौन सा ऑप्शन है, D वाला ऑप्शन है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत, बस बढ़िया से कंसेंट्रेट होके बैठोगे तो सब समझ में आएगा। तो इतना ही इसका सल्यूशन करना है। ये तो हमने कुछ स्टेप तुम लोग को करने के लिए दिखा दिए, और अगर अपने से करोगे तो जितना जल्दी दिमाग में कैलकुलेट कर लो उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा, है ना। वो तो अपनी कैलकुलेशन के ऊपर है कि हम कितना जल्दी कैलकुलेट कर लें। तो यही ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन दिमाग में ज़्यादा करना है, पेन कम चलाओ, पेन कम से कम चलाओ और दिमाग ज़्यादा चलाओ। जो चीज़ें कैलकुलेट हो गई दिमाग में उतना ही, जितनी ज़रूरत है उतना ही लिखो, तो टाइम बचेगा और जल्दी से क्वेश्चन हो पाएगा, है ना। ये एकेडमिक तो है नहीं कि बैठ के एक एक स्टेप दिखाना है, कहाँ से आया क्या हुआ। यहाँ तो बस जल्दी करना है और टिक लगा के भाग लेना है, सही है। चलो आगे देखो, देखो आप क्या करें इसमें क्वेश्चन 5, इसमें एक सेट X दिया है, इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 5 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। देखो इसमें एक चीज ये करेक्ट कर लो, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर Z इज सबसेट ऑफ X, ये भी होगा, ये अपना करेक्ट कर लो नोट्स में सब लोग। Z इज सबसेट ऑफ, जैसे Y सबसेट ऑफ X है तो Z इज सबसेट ऑफ X, ये भी दिया है ये भी दिया है, और वो तो लिखा है, तो इतना करेक्शन है वो कर लो। अब क्या बताया है, सेट X में बोला है 1 2 3 4 5, 5 सेट दिए हुए हैं, मतलब 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, अब क्या करना है, हमें सेट X दिया हुआ है, हमें 2 सेट और ले आने हैं Y और Z। क्या लाना है, 2 सेट अपने से लाना है Y और Z, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, तो उसके लिए बताया है कि Y जो है वो X का सबसेट होना चाहिए और Z भी X का सबसेट होना चाहिए। तो अब एक चीज तो मिल गया कि हम लोग को X और Y ऐसे ढूंढ के लाना है जो X तो मतलब Y भी X का सबसेट हो और Z भी X का सबसेट हो। सबसेट निकालना जानते हो ना, कितने सबसेट होंगे, इसके अंदर 5 एलिमेंट है तो 2 का पावर 5 32 होंगे, 32 सबसेट बनेंगे, तो उन्हीं में से कोई सबसेट ये होगा कोई सबसेट ये होगा। फिलहाल आगे क्या कहा है, और साथ में ये भी बताया है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो बस बहुत बढ़िया,
हम लोग इस तरीके के सेट्स ढूंढ कर ले आते हैं। तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, बात समझ रहे हो? इस तरीके से कितने ऑर्डर्ड पेयर तुम ढूंढ कर ला सकते हो कि ये भी हो, ये भी हो और इनका इंटरसेक्शन फाई भी हो। इतनी बात समझ में आई? अब देखो क्वेश्चन करना यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये तो समझाने के लिए बता रहे थे। अब असली मसाला यहाँ से शुरू होगा, जो सल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा? अब जैसे मान लो हमने x में से एक एलिमेंट कोई लिया कोई एक एलिमेंट हमने ले लिया, उसका नाम हमने लिख दिया x। कहाँ से लिया? यहाँ से। अब ये जो एलिमेंट है इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? पहला पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर x हमारा y में बिलोंग कर रहा है तो वो हमारा z में भी बिलोंग करे। कोई भी एलिमेंट उठाओ भाई, ये दोनों सबसेट हैं कि नहीं इसके, तो इसका एलिमेंट लोगे तो या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा, जाएगा ना। तो देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। जब उसको पकड़ोगे या तो दोनों में चला जाए, यही होगा, या तो दोनों में जाएगा और या तो y में जाएगा तो z में नहीं जाएगा, ये हुआ। और तीसरा क्या होगा? अगर वो y में नहीं गया तो क्या पता z में चला गया हो। सही है। और ये भी तो हो सकता है कि अगर वो y में भी ना जाए और z में भी ना जाए। और कोई पॉसिबिलिटी है? किसी एक एलिमेंट को पकड़ोगे तो वही 4 तरीके की कंडीशन तो कर सकता है, 4 तरीके की कंडीशन करेगा। लेकिन हमसे कहा क्या है कि y और z का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई। मतलब इसमें कुछ भी मैच नहीं करना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि ये x y में भी है और z में भी है, मतलब इनमें एक कॉमन एलिमेंट कौन है? x। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी ना। कह रहा है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। ये तो एक एलिमेंट को पकड़ के कितने तरीके से सेट कर सकते हैं? 3 तरीके से। इतना समझ में आया? तो बस समझना इतना था। अच्छा, ये बात जो समझ गए तो सल्यूशन तो बस इतना है जितना हम लिखने जा रहे हैं। ये सब तो समझाने के लिए बताए। अब एक बार समझ गए, दिमाग में आ गया कि इसको पकड़ेंगे तो 3 तरीके से अरेंज होगा सल्यूशन। अब देखो कितना टाइम लगेगा करने में। वास्तव में एक एलिमेंट को पकड़ोगे तो उसको रखने कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। समझ में आया? दूसरे वाले को पकड़ोगे तो उसको सेट करने के 3 तरीके, तीसरे वाले को पकड़ोगे तो फिर चौथे वाले, पांचवे, तो 3 की पावर 5 ही तो आंसर आएगा। तो क्या सल्यूशन केवल इतना नहीं है? वास्तव में बताओ, इतना सल्यूशन तो है। ये सब तो हम समझाने के लिए इतना झंझट बताए। अब एक बार समझ गया, जिसके दिमाग में आ गया वो तो एग्जाम में बस इतना लिखेगा और चलते बनेगा। सही है। सल्यूशन तो केवल इतना ही था इसका। बस ये कि समझने की बात है कि एक बार समझ गए तो बस खेल खत्म है ना। आगे बढ़ा जाए फिर। चलो अब देखो, उठाओ इधर। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में इसमें बताया गया है इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स। एक कॉलेज में कुल कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे हैं। एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर। जितने भी बच्चे हैं, अब कितने बच्चे हैं? अब वो 300 बच्चे हैं और हर एक बच्चा क्या करेगा? 5 न्यूज़पेपर रीड करेगा ना। एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर। तो एक बच्चा जैसे पकड़ोगे तो वो कितने न्यूज़पेपर पढ़ेगा? 5 न्यूज़पेपर। एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। और एक न्यूज़पेपर को अगर पकड़ोगे, एक स्टूडेंट है 5 न्यूज़पेपर पढ़ेगा। और अगर एक न्यूज़पेपर को पकड़ोगे तो उसको पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज,
तो कितने न्यूज़पेपर होंगे, है ना। तो हमें क्या पता भाई कितने होंगे। जब नहीं पता तो क्या करते हैं, लेट कर लो कि x न्यूज़पेपर हैं। कितने हैं, x। अच्छा, एक चीज तो बताया है कि जितने न्यूज़पेपर हैं उस हर एक न्यूज़पेपर को कितने बच्चे पढ़ेंगे। एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। अगर x न्यूज़पेपर हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 60 से, तो इतनी बार न्यूज़पेपर पढ़ा गया होगा। ये क्या निकल आया कि कितने बार न्यूज़पेपर पढ़े गए हैं, है ना। इतना न्यूज़पेपर है और इस न्यूज़पेपर को क्या पढ़ेंगे, एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। 60 स्टूडेंट पढ़ेंगे, एक न्यूज़पेपर को पकड़ेंगे 60 लोग पढ़ेंगे, तो मल्टीप्लाई करो तो इतनी बार पढ़ा गया होगा। ये क्या है, न्यूज़पेपर है और ये क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है। और एक 5 और दिया है, तो इसमें हम क्या करें, 5 से डिवाइड करें। 5 क्या है, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो बता रहा है, बता रहा है कि नहीं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के। कैसे आएगा, देखो वो डायमेंशनली देख लो, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और यहाँ है, तो स्टूडेंट, ये न्यूज़पेपर कैंसिल होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो बताएगा वो कैलकुलेट करके। क्यों, ये न्यूज़पेपर है और ये भी न्यूज़पेपर, तो डायमेंशनली न्यूज़पेपर कैंसिल हो गया, तो जो भी कैलकुलेट होगा वो एस फॉर स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेगा। और कितने स्टूडेंट दिए हैं, 300 स्टूडेंट दिए हैं। तो ये ऐसे भी समझ लो कि इतने बार रीड किया गया है, इतने बार रीड किया गया है। और 5 क्या बताया, 5 न्यूज़पेपर हैं, तो भाई नंबर ऑफ जितने भी बार रीड हुआ है उसको नंबर ऑफ न्यूज़पेपर से डिवाइड करोगे तो कितने बच्चे पढ़े वही तो आएगा, यही आएगा ना। तो बस इतनी सी बात है, केवल इतना इक्वेशन लिख के सॉल्व कर देना। इसको इससे कैंसिल करोगे तो 12 आएगा। x इंटू 12 इज इक्वल टू 300, तो 300/12, तो यहाँ आएगा 25। ठीक है। इसको टाइप करते समय हमने एक गलती कर दिया है कि यहाँ पर ये दोनों 20 है, ये वाला ऑप्शन 25 है। इसको अपना ऑप्शन करेक्ट कर लो, ये एग्जैक्टली 25 होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 25 बच्चे, मतलब यहाँ मतलब एग्जैक्टली 25 यहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर्स हैं। 25 न्यूज़पेपर एग्जैक्टली होंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। इसमें केवल ये इक्वेशन लिख के कर देना था, है ना, इतनी सी बात थी। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, इसको तुम लोग देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। इसमें वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो सबसे पहले बताया कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। ए बी और सी 3 सेट हैं, तो ठीक है, रहने दो, हमसे क्या मतलब, होंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो किसका सबसेट होगा, सी का सबसेट। और एक बात और बताया है कि ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, 5 के बराबर नहीं है ना, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, ये पक्की बात है। तो ये जैसा कह रहा है पहले हम वैसा वेन डायग्राम बना लें। क्यों, ये जैसा कहेंगे हम वैसे तो बनाएंगे ना। तो क्या कह रहा है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 के बराबर नहीं है। तो ये हमने बना लिया डायग्राम। ए ये बोल रहा है ए और बी में का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो चलो इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ है। एक बात हमने इसकी मान लिए। अब कह रहा है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो सबसेट है किसका, सी का। तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन है, ये बीच वाला पोर्शन इंटरसेक्शन का है, इसको सबसेट हमने बना दिया किसका, सी का। मान लो ये सी है। अब इसकी बात हमने पूरा मान लिया कि नहीं, ए और बी का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हमने कॉमन बना दिया। और जो ये कॉमन वाला पोर्शन है वो सी का सबसेट है, मतलब सी के अंदर आएगा। मान लिया उसकी बात। अब चलो आगे ऑप्शन चेक करते हैं।
पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है, कौन ट्रू नहीं है। तो हमें तो नॉट ट्रू वाला ढूंढना है, तो हम पहले वाला चेक करेंगे। पहले वाले में कह रहा है कि बी और सी का इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है इसी की हेल्प से हम चेक करेंगे। बी और सी का इंटरसेक्शन, देखो जरा डायग्राम ध्यान से, ये जो रेक्टेंगल की तरह हमने बनाया ये कौन है, सी है, और ये वाला पोर्शन कौन है, बी है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हिस्सा हो, तो कॉमन हिस्सा कौन है, ये वाला कॉमन है क्या, यही वाला हिस्सा तो दोनों में कॉमन है। जितने में हमने डॉट रख दिया, बिंदी रख दिया है, यही हिस्सा तो बी और सी दोनों में कॉमन है, कॉमन है कि नहीं। तो इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन है, मतलब एम्प्टी नहीं है। तो ये बात सही है ना, तो ये तो ट्रू है, यही बोला है, नहीं समझ में आया क्या, ये बोला है ना कि बी और सी का इंटरसेक्शन एम्प्टी के बराबर नहीं है। तो वो तो हमें दिख रहा है कि भाई ये सी है और ये बी है, इतने में कॉमन हिस्सा ये बिंदी वाला हमें मिला, तो मतलब दोनों में कॉमन जो है कुछ ना कुछ है, दोनों में कॉमन एम्प्टी के बराबर नहीं। तो ये बात हमारी ट्रू है। तो ये ऑप्शन तो हमारा है नहीं, हमको तो नॉट ट्रू ढूंढना है ना। अब क्या कह रहा है, इफ ए माइनस बी सबसेट ऑफ सी। अच्छा, इफ लगाया है, कह रहा है कि ए माइनस बी अगर सी का सबसेट हो जाए, तो पहले ये कंडीशन बना ली जाए तब आगे बढ़ें। ए माइनस बी मतलब कौन सा हिस्सा होता है, ए माइनस बी का मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो वो कौन है, वो यही वाला हिस्सा तो है। जितने में हम लाइन बना रहे हैं, क्या ये पोर्शन ए माइनस बी नहीं है, ये वही तो है कि जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, एकदम सही। लेकिन वो कह रहा है कि ए माइनस बी को सबसेट बनाइए, किसका, सी का। पहले बना लो तो उसके बाद बात करना, तो पहले बनाओ। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और लंबा कर दें। जैसे इसकी बात मान ली जाए, अब सी को हमने इतना बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत, क्यों कर दिए, क्योंकि ये कह रहा है कि ए माइनस बी सी का सबसेट है, मतलब ए माइनस बी वाला हिस्सा सी के अंदर आ जाना चाहिए। तो जैसा उसने कहा हमने वैसा अपने कंडीशन को एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, अब क्या कहा है, कह रहा है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो ए सबसेट हो जाएगा सी का। तो अब तुम देख कर बताओ, क्या ए सी का सबसेट नहीं हो गया, ए पूरा सी के अंदर बैठ चुका है। इसका मतलब ये बात भी ट्रू है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं है, हमको तो नॉट ट्रू ढूंढना है ना। तो चलो आगे बढ़ो। तो इसका हमने काम कर दिया, अब हम इसको जरा ओरिजिनल पोजीशन में फिर से बना दें, ठीक है। वो तो हमने उस पर जैसी कंडीशन दिया था उसके हिसाब से हमने कर दिया था। अभी हम सी वाले पर आ रहे हैं। सी में क्या कहा है कि सी का यूनियन ए के साथ लें और सी का यूनियन बी के साथ, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो सी के बराबर आना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखकर बताओ। तो तुम लोग डायग्राम देखो। अच्छा, अब डायग्राम पर देखो, सी और ए का यूनियन, ये हमारा सी है, ये सी है ना, और ये ए है। यूनियन लेने पर क्या होता है, उनको पूरे को इकट्ठा कर दिया जाता है। तो अगर इकट्ठा करोगे तो कौन सा पोर्शन आएगा, सी और ए को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो क्या ये पोर्शन नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। जितने में हमने ऐसे डॉट डॉट करके अंडर लाइन कर दिया है, ए और सी को मिलाओगे तो यही तो दिखेगा। यूनियन लेना है ना, तो क्या ये ठीक हो गया, सही हुआ। सी और बी का यूनियन लेना है। अच्छा, सी बी का यूनियन कैसे लोगे, देखो इधर ये बी है, अब बी को भी लेकर चले आओ साथ में। बी को ले लिया हमने और सी को तो ले ही लिया, तो सी वाला हिस्सा भी आ जाएगा और बी वाला हिस्सा भी आ जाएगा, मतलब इतना हिस्सा। ये सी यूनियन बी है और इधर
ए यूनियन सी है, इतना ये रेक्टेंगल और ये साथ में, समझ गए। तो कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन लोगे तो सी आएगा, बहुत बढ़िया आएगा ही। देखो इतने हिस्से में ये वाला पोर्शन ध्यान से देखो, इतने में और इतने में क्या कॉमन है, बीच वाला ये चौकोर वाला हिस्सा दोनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं, फिर से देख लो, इतने में चौकोर वाला आया कि नहीं है, रेक्टेंगल आया, और इधर से देखोगे तो इसमें भी रेक्टेंगल आया तो रेक्टेंगल है क्या, सी तो है, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन ट्रू है। तो चौथा चेक करो चाहे मत चेक करो, डी वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर है, वही नॉट ट्रू है, वही तो नॉट ट्रू है, ठीक है ना। तो 3 तो ट्रू मिल गए, चौथा ही नॉट ट्रू होगा, ये पक्का हो गया है ना। चलो आगे देखो, इससे सुंदर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है ना। वेन डायग्राम अगर एकदम तगड़े से पढ़े रहोगे तो समझ लो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े बड़े क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये इतना देखने में लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन वेन डायग्राम से इसके पहले वाला आराम से हुआ कि नहीं हुआ, और समझ में भी आ गया। तो वेन डायग्राम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। चलो आगे देखो, एक सेट एस दिया है, एस के अंदर कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट हैं, पूरा 1 से लेकर 100 तक, तो कितने एलिमेंट हैं, 100 एलिमेंट हैं। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सबसेट ए ऑफ एस, इसके जो सबसेट्स हैं उसको किससे लिख रहे हैं, ए से, किससे लिख रहे हैं, ए से, तो ठीक है। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि ए के अंदर हम वही एलिमेंट रखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट रखेंगे, ऐसे ऐसे एलिमेंट रखेंगे कि जब उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आए, इवन ही आए। बात समझे, यही तो बोला है। क्या कह रहा है कि ए के अंदर वो एलिमेंट रखो कि इनका जब मल्टीप्लाई करो तो आंसर लास्ट में क्या आए, इवन आए। अच्छा नॉन एम्प्टी सेट बोला, नॉन एम्प्टी मतलब भाई किसी भी चीज का सबसेट निकालोगे तो एम्प्टी सेट तो पहले ही आ जाता है टपक के कूद के आगे, सबका सबसेट एम्प्टी सेट है कि नहीं, वो तो नॉन एम्प्टी हमसे पूछा। तो ऐसे कितने हैं कि जिसके अंदर, अब ये थोड़ा सा समस्या वाली बात है। समस्या ये है कि अगर इसके अंदर, अब ध्यान से समझो, इवन बनाने की कंडीशन क्या क्या है। अगर इसके अंदर सारे ऑड नंबर लिख दिए जाएं, ढेर सारे सभी ऑड हैं, लेकिन अगर एक भी इवन रख दिया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। सही है गलत है, एकदम सही ना। तो इवन का प्रोडक्ट तो इवन आएगा ही, अगर इवन ऑड है तब भी इवन आंसर आएगा। तो अगर ए के अंदर एक भी इवन पहुंचा तो प्रोडक्ट करने पर आंसर इवन ही आएगा। ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि ऑड कब कब आएगा, ऑड आने का केवल एक तरीका है, अगर सारे ऑड रहेंगे तभी प्रोडक्ट करने पर ऑड आएगा, ये तो गारंटी है। क्यों, अगर ऑड, जब देखो ऑड अगर प्रोडक्ट ऑड चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आए, ऑड नंबर आए, तो जितने नंबर है सबको ऑड नंबर होना चाहिए, ये एकदम पक्का है ना। इवन पाने वाले में तो समस्या है कि उसमें इवन ऑड रहेगा, है ना, इवन रहेगा तब भी इवन आएगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑड चाहिए तो सबका ऑड रख देंगे तो ऑड आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब असली मसाला यहाँ लिखने जा रहे हैं। इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 100, तो 2 का पावर 100 टोटल इतने सबसेट बनेंगे। लेकिन कहा है कि नॉन एम्प्टी बताइए, तो 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या है बच्चों, टोटल सबसेट। टोटल इतने सबसेट बनेंगे। हम अगर टोटल में से माइनस कर दें जिनका प्रोडक्ट ऑड आया है तो क्या बचेगा, इवन वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो टोटल में से हम क्या घटाने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑड आया हो, तो वो तो निकाल लेंगे आराम से।
इसमें कितने इवन कितने ऑड हैं? 50 इवन हैं और 50 ऑड हैं। तो अगर हम 50 के 50 ऑड को बाहर कर लें, कितने 50 को ऑड नंबर को हम बाहर कर लें तो उनका सबसेट बनाए तो 2 का पावर 50 इतने बनेगा। लेकिन नॉन एम्प्टी के लिए एक कम करेंगे, 5 को माइनस करेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं और ये कौन लोग हैं जो क्या आएगा? ऑड आएगा, ऑड आएगा। तो अगर टोटल में से ऑड वाला माइनस करोगे तो इवन वाला ही तो बचेगा। एकदम सही है कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो बस हो गया, देखो खेल खत्म। इसका सल्यूशन तो बस इतना ही है, समझने की बात है बस। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का पावर 50 माइनस माइनस +1, तो +1 -1 कैंसिल। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है? 2 का पावर 50 कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा? 2 का पावर 50 और यहाँ से तो कुछ नहीं बचा तो -1। तो क्या इस तरह कोई ऑप्शन दिया है? पहला वाला ऑप्शन ही है इस तरह, तो इसका आंसर पहला वाला होगा। तो केवल इतना सलूशन है, 1 2 क्या तीसरी लाइन में आंसर नहीं आया? आया कि नहीं आया? इतनी सी बात है। तो असली मसाला समझो तो जल्दी आंसर आएगा, है ना। अब मोह माया में पढ़ोगे तब तो समय लेगा ही। ये तो तुम लोग को समझाने के लिए था, है ना, समझ गए? सब समझाने के लिए था। असली खेल यहाँ है 3 लाइन में, और यही खेल खेलना है तुम लोग को वहाँ पर एग्जाम में, समझ गए? इतना खेल गए तो समझ लो फिर फिट है मामला। चलो देखो भाई, 2 क्वेश्चन और हैं। ये 2 क्वेश्चन कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के हैं, है ना। इसको हमने छिपा के रखा हुआ है, जैसे कंफ्यूज ना करे ना, इसलिए ये 2 पेज में है। लो बच्चा देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम है, बढ़िया है। इतना लंबा लिखा है तो घबराओ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे हो जाएगा, बहुत आराम से होगा। 2 न्यूज़पेपर, सबसे बढ़िया काम, 2 न्यूज़पेपर हैं तो बस 2 गोला बना लो। अगर ये जान गए कि कितने लोग हैं तो उतना गोला तुरंत बनाओ, सबसे पहले तत्काल। बना लिए कि नहीं बना लिए? अब क्या कह रहा है? लिखा है कि A and B आर पब्लिश्ड इन अ सिटी। ठीक है, एक सिटी में पब्लिश होता है, अब चाहे गांव में हो चाहे शहर में, हमसे क्या मतलब। इट इज़ नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड ए को रीड करने वाली कितनी पॉपुलेशन है? 25, और बी को रीड करने वाले हैं 20%। 8 ऐसे हैं जो बोथ ए एंड बी। तो बहुत बढ़िया, जो बोथ वाला है सबसे पहले उसको लिखें बीच में, लिख दिए। ए में कितना बताया है? 25। तो ए के गोला में 8 पहले से आ चुका, तो 17 ही तो बचेगा। 17 और 8 25। भाई ए के गोला में कुल कितना रखना है? 25 रखना है कि नहीं? तो 8 तो कॉमन हो गया, तो 17 ही तो बाहर बचा। बी वाले में कितना रखना है बच्चों? 20 रखना है, 20। तो 8 पहले से तो कितना बचा? 12। बताओ सही है? अब आगे पढ़ें, हाँ आगे पढ़ लिया जाए। फर्दर 30% ऑफ दोज मतलब किसका? हु रीड्स ए बट नॉट बी। बहुत बढ़िया, ए बट नॉट बी, तो यही वाला पोर्शन तो है। ए है लेकिन बी नहीं है, तो वो 17% की बात कर रहा है, इतने लोगों के। इसका 30% क्या करता है? एडवर्टीजमेंट में देते हैं ये लोग। एडवर्टीजमेंट के कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं। कौन लोग देते हैं? जो ए न्यूज़पेपर रीड करेंगे और बी को नहीं करेंगे। तो 17 ही तो है जो ए में है, बी में नहीं है। उसके कितने? 30%। तो 17 का 30% निकालो, 17 3 जा 51, तो 5.1% आएगा कि नहीं? बताओ सही है? ये सब परसेंट में लिखा हुआ है। आगे क्या कहा है? एंड 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए। बी बट नॉट ए मतलब 12% ना,
उसके कितने एडवर्टीजमेंट कराते हैं? 40%। तो 12 का 40, 12 4 जा 48, तो 4.8% आएगा। बताओ सही है? कोई दिक्कत है क्या? है? While 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, बहुत बढ़िया। ए और बी जो दोनों पढ़ेंगे उसका 50 मतलब आधा, 50% आधा ही तो होता है। तो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जब 44 आएगा, आधा 50 मतलब आधा %, आधा हो जाएगा उसका। यही हुआ। तो ये एडवर्टीजमेंट वाले ये भी। देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टीजमेंट, तो यही तो बोला है, उतनी पॉपुलेशन बताए जो लोग एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। तो यही लोग तो करवा रहे हैं। पॉइंट वाला जोड़ लो, 8 1 9, 4 4 8 5 13, 13.9% क्या आंसर नहीं आएगा? तो बताओ क्या इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी आसानी से हो गया? कोई दिक्कत है क्या? तुरंत आंसर देखो, इसमें तो एक को लाइन का खेल नहीं, चित्र बनाओ आंसर आ गया। चित्र मतलब समझे? डायग्राम। हाँ, बस बना लिए तो काम हो ही गया। तो 13.9 इसका आंसर है। बताओ एकदम ठीक है? हाँ, आराम से आ गया ना? चलो अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट। आज 10 क्वेश्चन पूरा करेंगे, चाहे दुनिया पलट जाए, है ना? चाहे पलट जाए दुनिया, लेकिन आज 10 कंप्लीट करना है। देखो बच्चों, इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट, 140 बच्चे हैं। कितने हैं? 140। तो बहुत बढ़िया। ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स, जिनका इवन नंबर स्टूडेंट कितना है? ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स। तो इवन नंबर वाले जो हैं उन लोगों ने क्या किया है? मैथमेटिक्स लिया है। तो मैथ वाले इवन, अच्छा तो 140 में इवन ऑड बनाओगे तो 70 इवन 70 ऑड, यही तो होगा इवन ऑड। तो इवन के लिए क्या होना चाहिए? इवन नंबर निकालने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो 70 होंगे मैथ वाले, एकदम सही। उसके बाद दोज हुज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, और जिनका नंबर 3 से डिविजिबल है वो लोग क्या लिए हैं? ऑप्टेड फिजिक्स। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें परेशान ना हो। अगर 3 से डिविजिबल बोला है तो टोटल नंबर को तुम 3 से डिवाइड करना, लेकिन पॉइंट में आंसर मत लेना, राउंड फिगर करके, मतलब मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू ले लेना। 3 से डिविजिबल बोला है तो डिवाइड करोगे तो 3 कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, अब कितना बचा? 2, 3 6 जा 18। फिर पॉइंट मत निकालो, 46 पॉइंट कुछ बच्चे तो होंगे नहीं, तो तुम 46 ही लोगे, एक्चुअली इतने ही बच्चे होंगे। तो सीधा डिवाइड कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। ये फिजिक्स वाले बच्चे हैं। एंड दोज हुज नंबर आर डिविजिबल बाई 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वाले तो सीधा दिया है, 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करो। तो केमिस्ट्री वाले कितने आ जाएंगे? डिवाइड करो, 5 2 जा 10 और 5 8 जा, तो केमिस्ट्री वाले पता चल गए। तो यहाँ तक पहुँचाए क्या हम लोग हैं? देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्सेस। तो पता लगाना है ऐसे कितने बच्चे हैं जो डिड नॉट ऑप्ट, जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, हैं? तो कुछ चीजें हमें अभी अपने से निकालनी पड़ेंगी। पहले हम निकालेंगे ऐसे बच्चे जो मैथ एंड फिजिक्स दोनों लिए हों, और जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों लिए हों, और जो मैथ्स और केमिस्ट्री लिए हों, और जो तीनों लिए हों। सही है? अब वो कैसे निकलेगा? जो बच्चा मैथ फिजिक्स दोनों लेगा तो मैथ्स वाला 2 से डिवाइड करेगा, फिजिक्स वाला 3 से, तो एलसीएम लो, तो 3 2 जा 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, तो कितना बचा? 2, फिर 6 3 जा 18। सही है? तो इतने 23 बच्चे होंगे जो मैथ एंड फिजिक्स लिए होंगे। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या है? 3 और 5
15 से डिवाइड करेंगे ना, 3 5 जा 15, तो 15 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, क्या बच्चों 15 सत्ते 135 ना, 7 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, अच्छा 9 बार, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, तो 9 बार जाएगा। उसके बाद मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ और केमिस्ट्री में 5 2 जा 10 ना, तो ये तो बहुत आसान है, तो 14 बच्चे। अब तीनों वाले कैसे निकालोगे, तीनों का एलसीएम लो कितना आएगा, 2 3 जा 6 5 जा 30, 140 को 30 से डिवाइड करो तो 3 4 जा ना, 4 पॉइंट कुछ आएगा उसको छोड़ दो, हाँ कहाँ 42 आएगा, 4 ही तो आएगा, चमत्कारी वाला को क्या तुम। अब देखो हमने क्या बताया था, जितने लोग हैं उतना गोला बनाएं, शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से, तीनों में कॉमन वाला है 4, मैथ्स और केमिस्ट्री में है 14, मैथ केमिस्ट्री में कितना बोला है 14 ना, तो मैथ केमिस्ट्री ये है कि नहीं बताओ, 14 चाहिए, 4 पहले से है तो कितना बचा 10, इतना ही तो होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में 9 चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में 9 चाहिए, 4 पहले से कितना बचा 5, और फिर मैथ फिजिक्स में 23 चाहिए, तो 4 पहले से है तो कितने बचे हैं 19 बचे, 19 ना। अब मैथ में टोटल है 70, तो अब जोड़ो बच्चों जल्दी जल्दी, कितना आएगा 19 और 4 23 और ये 33, तो 70 में 33 माइनस करो कितना आएगा 37 आएगा ना। अब फिजिक्स में कितने हैं 46, तो 19 4 23 हुआ, 23 5 28, तो 46 में से 28 माइनस करोगे 18 आएगा, बहुत बढ़िया। अब केमिस्ट्री वाले में कितने हैं 28 बच्चे, 10 4 14 5 19, तो 9 आएगा, सही बता ना, पक्का, बहुत बढ़िया। तो इतने लोगों ने, ये क्या है, अगर हम सब का यूनियन लें तो क्या आएगा, ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया है, कुछ ना कुछ लिया है, तो सबको जोड़ डालोगे तो क्या आ जाएंगे, कुछ ना कुछ लेने वाले। तो जोड़ो सबको जल्दी, देखे कौन जोड़ता है, जोड़ डालो कितना है 7 और 9 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 4 28, 28 और 5 33 ना, हैं 33 और 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, हैं 42 का 2 आ गया, तो बचा 4 1 5 1 6 3 9 1 10, 102। तो इतने लोगों ने कुछ ना कुछ लिया है, हमसे पूछा जो कुछ नहीं लिया, तो कुल कितने बच्चे हैं भाई 140 में से 102 ने तो कुछ ना कुछ लिया है, तो माइनस करोगे तो 38 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया, 38 सही है, तो 38 का आंसर नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन है इसका, है ना। तो आज की यहाँ पर कथा समाप्त।